गरमाई बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाने का मामला। भाजपा का कांग्रेस पर आरोप, जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा को मिला नया प्रदेश प्रवक्ता। नमन गुरुरानी का अल्मोड़ा में स्वागत। गांधी पार्क में भव्य कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे। सशस्त्र सीमा बल ने अल्मोड़ा में देशभक्ति कार्यक्रम किया आयोजित। जवानों ने बैंड की धुन पर देशभक्ति गीत किए प्रस्तुत। पार्क में माहौल रहा राष्ट्र प्रेम से भरा। देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजपुर में पेयजल योजना और सड़कों नालियों के निर्माण से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय। नितिन नवीन ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। तो उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पहले उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को काले झंडे दिखाए गए और अब गोपेश्वर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के विरोध का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी बता दें मनवीर चौहान ने यह साफ कहा है कि कांग्रेस इस समय पूरी तरह बौखलाई हुई है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में चल रहा जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान जनता का भरपूर समर्थन पा रहा है। इसी वजह से आपको बता दें कांग्रेस ऐसे विरोध कर रही है। मनवीर चौहान ने यह भी बताया कि अब तक इस अभियान से 3.5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन किसी कार्यक्रम में हंगामा करना, रास्ता रोकना और नेताओं को रोककर विरोध करना सही नहीं। भाजपा का आरोप यह भी है कि कांग्रेस जानबूझकर प्रदेश में तनाव का माहौल बना रही है और विकास के कामों को रोकने की कोशिश लगातार कर रही है। बीजेपी ने साफ कहा है कि जनता सब देख रही है और समय आने पर सही जवाब देगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए और जन जन की सरकार, जनता जन जन के द्वार करके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के कांग्रेस बौखलाहट में है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। लगभग 3.5-4 लाख लोगों ने करीब अभी जन जन के द्वार वाले कार्यक्रम में आम जनता ने प्रतिभाग किया है। उस कारण कांग्रेस कहीं न कहीं बौखलाहट में है और इस तरह से हमारे नेताओं के, माननीय मंत्रीगणों का वो विरोध कर रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह से कार्यक्रमों में विरोध करना और रास्ता रोक करके माननीय मंत्रीगणों का और हमारे नेताओं का रास्ता रोककर विरोध करना, ये बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारतीय जनता युवा मोर्चा को बता दें उत्तराखंड में नया प्रदेश प्रवक्ता मिल गया है। नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता नमन गुरुरानी के अल्मोड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यालयों ने उनका भव्य स्वागत किया है। जी हाँ, ये स्वागत कार्यक्रम अल्मोड़ा के आपको बता दें गांधी पार्क में आयोजित किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया है और आतिशबाजी भी की है। पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल लगातार देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने नमन गुरुरानी के समर्थन में नारे लगाए और उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। बता दें नमन गुरुरानी ने यह भी कहा है कि पार्टी ने जो भरोसा उन पर जताया है उस पर वह पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सरकार के विकास कार्यों को युवाओं और आम लोगों तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता भी रहेगी। इस मौके पर अल्मोड़ा के पूर्व विधायक कैलेश शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे हैं। साथ ही उन्होंने नमन गुरुरानी को बधाई दी और कहा कि युवाओं को आगे लाने से संगठन और मजबूत होगा।
बता दें कार्यक्रम शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण हमारा मोर्चा है भारतीय जनता युवा मोर्चा। 7 मोर्चे वैसे सब बराबर के हैं, लेकिन युवा मोर्चा विशेषकर युवाओं के बीच में काम करके पार्टी के साथ जोड़ने के लिए किस तरह से अपनी योजनाओं के अनुसार जो भी रचना होती है उस अनुसार काम करता है। ये सबसे पहले तो मैं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है जिन्होंने मुझे विश्वास जताया उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, संगठन महामंत्री अजय जी भाई साहब का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मंडोरी जी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी आदित्य चौहान जी का, आदरणीय कैलाश शर्मा जी का, हमारे जिला अध्यक्ष महेंद्र निहाल जी का, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त। वंदे मातरम देशभक्ति की भावना से भरा ये गीत आज हर भारतीय के दिल में खास जगह रखता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर, सशस्त्र सीमा होने पर आपको बता दें सीमा बल पूरे देश में देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा में सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा गांधी पार्क में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान जवानों ने बैंड की धुन पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी है। पार्क में मौजूद लोगों ने कार्यक्रम को ध्यान से देखा भी और देशभक्ति के गीतों के साथ माहौल पूरी तरह राष्ट्र प्रेम से भर भी गया। बताया ये भी जा रहा है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल 19 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करना है। साथ ही कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी और जवान भी वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर कमांडेंट आपको बता दें भुवन चंद्र जोशी ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि देश के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक भी है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से संपन्न हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के विभिन्न जगहों पर अलग अलग तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में एसएसबी अल्मोड़ा क्षेत्र मुख्यालय अल्मोड़ा की तरफ से बैंड शो का कार्यक्रम हो रहा है। ये 1 हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलेगा और अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत ये गीत सभी जनता को सुनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास से जुड़ा अहम दिन रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्र के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इन कार्यों से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी है। बता दें मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड नंबर 4 राजपुर में लगभग 4 करोड़ रुपयों की लागत से बनी नागल हटनाला पेयजल योजना का लोकार्पण भी किया है। इसके साथ ही आपको बता दें मंडी परिषद की ओर से 23 लाख रुपयों की लागत से बनी विकास योजनाओं को भी जनता को समर्पित किया गया है। इसके अलावा मंत्री जोशी ने नागल हटनाला, चालांग और कुल्हान क्षेत्रों में सड़कों और नालियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया है। इन कार्यों पर करीब 1 करोड़ 88 लाख रुपयों की लागत आएगी। इन योजनाओं से क्षेत्र में पेयजल, सड़क और नाली की सुविधा बेहतर भी होंगी। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार जनता की जरूरतों को सबसे ऊपर रख कर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी काम अच्छी गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरे किए जाएं। कार्यक्रम में स्थानीय लोग और अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। लगभग 6 करोड़ 16 लाख की लागत से होने वाले शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। आपने एक बार नहीं 4 बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया। आपने मुझे विधायक बनाया, आपकी दुआओं से मैं मंत्री बना। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे यहाँ पर पेयजल की समस्या थी, हमने पहले भी एक ट्यूबवेल यहाँ पर लगाया था।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर आ रही है ऋषिकेश से। ऋषिकेश पुलिस को नशे के खिलाफ आपको बता दें बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से आपको बता दें लाखों रुपयों की स्मैक बरामद भी की गई है। पुलिस के अनुसार नियमित चेकिंग के दौरान एक युवक संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से करीब 23.5 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई। बरामद की गई स्मैक की कीमत बाजार में लाखों रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में भी लिया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। चलिए करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे हैं। यहां भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद रहा। बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस दौरान खासा उत्साह भी देखने को मिला है। सभी नेताओं ने बता दें नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। बताया ये भी जा रहा है कि ये नामांकन प्रक्रिया पार्टी संगठन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और तय समय के अनुसार संपन्न हुआ। साथ ही पार्टी सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में भाजपा संगठन को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। विकासनगर से एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया है। हाँ, हर साल जनवरी में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है ताकि लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े और सड़क दुर्घटनाओं को रोका भी जा सके। इस मौके पर आपको बता दें आरटीओ और परिवहन विभाग के अधिकारी सभी वाहन चालकों और आम नागरिकों से सीधे संवाद भी करते नजर आए। उन्होंने बताया कि रेड लाइट पार ना करना, बिना सीट बेल्ट गाड़ी ना चलाना, ओवरलोड वाहन ना चलाना और सुरक्षित गति से वाहन चलाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन नियमों का पालन करने से न केवल आपकी जान सुरक्षित रहती है बल्कि सड़क पर दूसरे लोगों की सुरक्षा भी बनी रहती है। अधिकारियों ने लोगों से आग्रह भी किया है कि वह नियमों की अनदेखी ना करें और सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं। जैसे आरटीओ साहब ने हमें समझाया है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, ओवरलोड ना करें और जैसे रेड लाइट है उसको क्रॉस ना करें, सीट बेल्ट लगाएं। ये सब आरटीओ साहब ने हमें समझाया और हमें आगे और अपने जो ड्राइवर है हमारे उनको हम समझाएंगे। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया, जैसे हमें हम आगे समझाएंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं ड्राइवर भाइयों को? संदेश यही देना चाहते हैं कि जी सब जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह चलता था पहले, अब ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और ट्रैफिक के नियमों का पालन करें और उस हिसाब से चलें। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें चंद्रापुरी गबनी गांव में नेगी जनरल स्टोर और होटल में आग लग गई है। बता दें यह स्थान चंद्रापुरी से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया गया है। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपको बता दें दुकान और आसपास खड़ी कुछ गाड़ियों में भी आग की चपेट में आने की आशंका है। स्थानीय लोग और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों का यह भी कहना है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों पूरी मेहनत कर रहे हैं। आग लगने की घटना से आसपास के लोगों में डर और दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। देखो इस वर्ष जो है सीजन की जो बारिश नहीं हुई है और उसके कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होने लग गया है। उसका प्रभाव सीधे जनजीवन पर पड़ रहा है
आप जंगलों में देखिए तो जहाँ तहाँ आग भड़की हुई है और जो घना कोहरा जैसा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है और धूप बिल्कुल हल्की सी धूप पहाड़ में आ रही है जहाँ चटक धूप होती थी। तो ये तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है लोगों में, आँख, गले और उसकी जो बीमारियां, उससे संबंधित तमाम बीमारियां लोग ग्रसित हो रहे हैं उससे। आजकल ये धुएं के कारण आंखों की बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है। स्वास्थ्य के समस्याओं के साथ साथ आंखों में एक तो जलन होना, आंखों में चुभन होना, आंखों में लगातार पानी आना, ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये मौसम हमारा लगातार पॉल्यूटेड होता जा रहा है, जिस कारण ये समस्याएं होती जा रही हैं। एक तो इन हवा में मौजूद जो छोटे छोटे कण हैं वो हमारी एक कॉर्निया और कंजक्टिवा पे चिपक जाते हैं, जिस वजह से ये समस्याएं बहुत तीव्र रूप में बढ़ जाती हैं। एक तो इसमें हमें ये करना है कि आंखों को बार बार मलना और रगड़ना नहीं है, आंखों को साफ पानी से धोना है और जब भी बाहर निकले एक तो डार्क ग्लासेस और सन ग्लासेस का यूज़ करना है। अगर आप स्कूटी और बाइक से जाते हैं तो उस समय आप एक तो उसमें जो आपका हेलमेट होता है उसमें शील्ड का यूज़ करें, जिससे आपकी आंखों की सुरक्षा हो सकेगी। देखिए, जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा संकेत है। कहीं न कहीं मुझे लगता है जो पहाड़ों में जलवायु जो परिवर्तन है उससे बहुत गंभीर समस्याएं भी यहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। चाहे आप कृषि के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप पर्यटन के क्षेत्र में देख लीजिए। आजकल कृषि में लोगों ने कृषि बो रखी है, लेकिन बारिश न होने के चक्कर में वो कृषि खराब हो रही है, लोगों की फसलें नहीं हो पा रही हैं और वन्य जीव असंतुलित हो रहे हैं। देखो, जो विगत 4-5 माह से बारिश न होना और चारों ओर धुंध फैल रखी है, जिससे कि कई दिक्कतें हो रही है। सांस लेने में बच्चों के लिए दिक्कत हो रही है। जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं यहाँ का। और विगत यही आगे भी यही स्थिति रही, बारिश का ना होना तो बड़ी महामारी फैल सकती है यहाँ पे, जो कि पर्यावरण इतना दूषित हो गया। यहाँ पे सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, जुकाम बुखार जो लगातार चल रहे हैं इसी पर्यावरण को दूषित होने के कारण हो रहा है। और आगे भी यदि यही स्थिति रही तो भयंकर महामारी हो सकती है, जो कि शरीर के लिए बहुत खतरा हो सकता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है ऋषिकेश से। बता दें, दरअसल लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के कुनाव गांव में एक दुकान के अंदर मदरसे की शिक्षा दिए जाने को लेकर हंगामा देखने को मिला है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि मौलवी अवैध रूप से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इसके लिए पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। हंगामे के दौरान मौलवी के पक्ष में आए कुछ समर्थकों और हिंदू संगठनों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें, विवाद इतना बढ़ा कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस की त्वरित मध्यस्थता के कारण स्थिति बेकाबू होने से बच गई है। इस दौरान पुलिस ने मौके पर आकर दोनों पक्षों को शांत किया है और मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि मौलवी का पुलिस से सत्यापन नहीं हुआ है और उनके आधार कार्ड में दर्ज नाम, पता और जन्मतिथि पर भी संशय है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें, माफ करिएगा, राघवेंद्र भटनागर और बजरंग दल के नरेश उनियाल ने यह भी बताया है कि गांव में पहले एक मदरसा था जो फिलहाल कोर्ट के आदेश पर बंद है, लेकिन अब बच्चों को बगल की एक दुकान में अवैध रूप से शिक्षा दी जा रही है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी भुवन चंद पुजारी ने यह भी कहा है कि हिंदू संगठनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी मौलवी को ये भी हिदायत दी गई है कि वह बच्चों को अवैध रूप से शिक्षा ना दे और मामले की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा के आज बराज का पुल पार करके कुनाव गांव में हमने देखा कि पूर्व से ही एक मदरसा सील हो रखा है सरकार द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा मदरसा सील है, लेकिन उसकी आड़ में ही उसके बगल में एक दुकान के अंदर जो सामने शटर आप देख रहे हैं उसमें कुछ बच्चे जो है कुरान पढ़ रहे थे। हालांकि हमें कुरान के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन उसमें जो एक मौलवी आ रखे थे बिहार से, बताया जा रहा है कि 15 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। उसके पास 5 साल पुरानी आईडी है, 10 साल का उसका पता नहीं है, उसके पास सत्यापन है नहीं है, उसकी कोई आईडी है नहीं है। तो इस तरीके से जैसे इग्नोरेंस बिहेवियर हमारे देश में देखा जाता है कि हिंदू अपनी पड़ोस में मदरसे और मस्जिद बनवा देता है और उसके बाद उसे पलायन करना पड़ता है पूरे देश में। उसने उठा के वहां से उठा के एक गंदी जहाँ बच्चे पेशाब करते हैं उठा के वहां फेंकी है ना। और ये भाभी जी बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। और दूसरा ये है कि बाहर के वक्ती बुलाता है, मेन चीज ये सब ने इस चीज को हमने पहले भी कहा था कि बाहर के वक्ती ना बुलाए यहाँ पर, बस नमाज के लिए चंदा मोटा पैसे देते हैं, है ना। नमाज पढ़ाई जाती है ना। ये मदरसा भी है, पढ़ाई भी कराई जाती है, पढ़ाई पूरी का तालीम का तो कोई सर आज तक कोई बच्चा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ दिखा दो, सलम कुरान पढ़ते हुए दिखा दो।
अगली खबर है विकासनगर से। बता दें, विकासनगर के इंडियन पब्लिक स्कूल में बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में बता दें, पछुआ दून के लगभग 20 से ज्यादा स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में तीसरी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है। बच्चों ने प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लिया और रंग बिरंगी रचनाओं से मंच को सजाया भी है। स्कूल के प्रधानाचार्य अनिल, आपको बता दें, बोहरा ने यह भी बताया है कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से स्कूल में आयोजित किए जाते हैं ताकि बच्चों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सके। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को स्कूल द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। साथ ही बच्चों की कला और प्रतिभा को देखकर आयोजकों और अभिभावकों ने भी अपनी सराहना व्यक्त की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंडियन पब्लिक स्कूल में 2 टाइप की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। एक हो रही है पेंटिंग कंपटीशन, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी कंपटीशन। इसमें पछुआ दून के लगभग 20 से ज़्यादा स्कूलों ने पार्टिसिपेट करा है और लगभग 350 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेंटिंग में 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक हमारा क्लास 3rd से 5th तक का ग्रुप है, एक 6 से 8 तक का ग्रुप है, एक 9, 10 का ग्रुप है। इन तीनों ग्रुपों से हम 3 प्राइज बच्चों को मेडल और ट्रॉफीज सर्टिफिकेट्स प्रदान करेंगे कैटेगरी के साथ, 3 कैटेगरी के हिसाब से। ऐसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक ही कैटेगरी है, उसमें परसेंटेज बेस, जैसे जिसकी परसेंटेज आएगी उस हिसाब से उसके 1st, 2nd, 3rd। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, देहरादून से जो आ रही है। बता दें, मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह वरैया के विवादित बयान ने उत्तराखंड में भाजपा में आक्रोश पैदा कर दिया है। विधायक वरैया ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को जाति और धर्म से जोड़ते हुए दावा किया है कि दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं का रेप पुण्य कमाने के लिए किया जाता है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने साफ कहा है कि विधायक और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और महिलाओं से माफी भी मांगनी चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस की मानसिकता पूरी तरह दिवालिया हो चुकी है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सामने आकर पूरे देश और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। देखिए क्या कुछ और कह रही हैं कमलेश रमन। देखिए, शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश के उस विधायक को, और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं के साथ या SC ST या आदिवासी महिलाओं के साथ रेप करने से पुण्य मिलता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कांग्रेस के? मुझे लगता है कि कांग्रेस के बायलॉज में लिखा होगा ये सब चीजें। ये वही पार्टी है कांग्रेस जो तंदूर में एक अपनी प्रेमिका को झोंकने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। तो कांग्रेस की मानसिकता दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी जी को। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है बैरीनाग से। बता दें, बैरीनाग व्यापार संघ के द्वारा आयोजित प्रथम प्रीमियर लीग का शुभारंभ रविवार को बैरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में हुआ है। उद्घाटन समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने खेल की शुरुआत की। इससे पहले खिलाड़ियों का परिचय भी कराया गया। इस अवसर पर आपको बता दें, नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने व्यापार संघ द्वारा आयोजित प्रीमियर लीग की सराहना की है और खेलों में सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलने की अपील भी की। साथ ही व्यापार संघ के अध्यक्ष राजेश रावत ने यह भी कहा है कि व्यापारियों और स्थानीय जनता के सहयोग से इस तरह के खेल आयोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतियोगिता में 4 दर्जन टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम को 1 लाख रुपए नगद और ट्रॉफी भी दी जाएगी, जबकि उपविजेता टीम को 50,000 रुपए नगद पुरस्कार मिलेगा। की शुरुआत की जा रही बेना व्यापार संघ द्वारा। इस पहला सीजन चल रहा है। इसमें जो विजेता टीम है उसको 1 लाख रुपए और विजेता को 50,000 रुपए की नगद धनराशि दी जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपना हुनर, अपना खेल दिखा सकते हैं और आगे बढ़ें खेल के क्षेत्र में। इसी उद्देश्य के साथ बेना व्यापार संघ की पहल है और मैं सभी जितने हमारे खेल प्रेमी, जितने खिलाड़ी हैं, कि इसमें बढ़ चढ़कर इस टूर्नामेंट में हिस्सेदारी लें और सभी टीमों को बहुत। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है देहरादून से। बता दें, देहरादून जिले में 79 स्कूलों को ध्वस्त करने का निर्णय ले लिया गया है। इन स्कूलों की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि बच्चों के लिए ये खतरा बन गए हैं। इनमें से आपको बता दें, 63 स्कूलों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था कर दी गई है और इन्हें तुरंत ध्वस्त किया जाएगा, जबकि बाकी 16 स्कूलों में शिक्षण विकल्प तैयार होने के बाद ही ध्वस्त किए जाएंगे। जिलाधिकारी सबीन बंसल ने इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपयों का बजट भी जारी कर दिया है और 7 दिन के भीतर पूरा एस्टीमेट भी मांगा है।
उन्होंने ये भी बताया है कि शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि जर्जर स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों का सत्र सुरक्षित तरीके से जारी रहे। इसके अलावा आंशिक रूप से जर्जर 17 स्कूलों में सुरक्षा मानकों के आधार पर जरूरी मरम्मत और प्रतिबंध भी लागू किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें, जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि प्रशासन समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से ये कार्रवाई करेगा। द्वारा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए इस बार खेल कुंभों की संरचना तैयार की है। पहले सांसद खेल प्रतियोगिता रही, अब सांसद चैंपियनशिप की कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और धीरे धीरे विधानसभा स्तर की प्रतियोगिताएं भी होंगी और बाद में ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं भी होंगी। ये एक प्रकार से भारत। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। चमोली जिले के गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज से सांसद स्तरीय अखिल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। बता दें, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने विधिवत रूप से इस महाकुंभ का शुभारंभ किया। आगामी 24 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस खेल महाकुंभ में आपको बता दें, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली, बागेश्वर और कपकोट सहित 5 विधानसभा की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। जो विधानसभा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी उसे सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी और 2 लाख रुपयों की पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही सांसद महेंद्र भट्ट ने यह भी साफ कहा है कि ये पहल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चमोली जिले के खिलाड़ी हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनाते हैं और इस बार भी उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। जिला युवा कल्याण अधिकारी धीरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने यह भी बताया है कि इस महाकुंभ में युवाओं की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगली खबर है चमोली से। बता दें, जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आज राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। सांसद महेंद्र भट्ट यहां सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के शुभारंभ के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, मनरेगा और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर विरोध जताया। सांसद महेंद्र भट्ट ने यह साफ कहा कि ये खेल महाकुंभ खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और युवाओं को प्रोत्साहित करना हमारा मुख्य उद्देश्य भी। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि ये खेल महाकुंभ आयोजन जारी रहेगा और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा सबको दिखाएंगे। देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच ने आज मुख्यमंत्री आवास तक कूच किया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ आपको बता दें आंदोलनरत रहा है। नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने यह भी बताया कि उनकी मुख्य मांग है कि नर्सिंग भर्ती वर्षवार की जाए। इसके लिए वे पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए और 2500 से अधिक पदों पर सालाना भर्ती की जाए। बता दें, मंच ने कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मंच के सदस्य अपने अधिकारों और आपको बता दें भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। धरना प्रदर्शन का एकता बिहार में हो गया है और सरकार द्वारा जो हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है लगातार, सिर्फ अभी तक हमें मौखिक आश्वासन दिया गया है कि आपके बारे में सोचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टाल मटोल का कार्य किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब हमारे पास हमारे ही प्रदेश के 40+ हमारे विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों के लिखित रूप में हमारे पे समर्थन प्राप्त भी है, उसके बावजूद भी सरकार के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है। और साथ ही साथ हमने ऐसी कौन सी नाजायज इनसे मांग कर ली है, जो कार्य पहले चले हुए आ रहा है उसी की मांग हमने की है कि आप 2500 बच्चों को हमारे कहीं ना कहीं जिनका भविष्य अंधकार में जाने वाला है, उनके भविष्य पे आप विचार किए। तो क्या हम ऐसा सरकार से मांग रहे हैं जो इस पे कार्य नहीं किया जा रहा है? कोरोना काल के समय में जहां हमारे लोगों को आपने मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।